Hello everyone, welcome. So oil seed number one is groundnut. Now we're going to discuss groundnut. It is a very interesting crop. You're going to love this lecture. तो सबसे पहले we will start with क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू स्टार्ट विद, क्योंकि हमको सबको मालूम है फूड के फॉर्म में तो उसको रोस्ट करके पीनट बटर बहुत सारी कन्फेक्शनरीज बनती है, हम उसको यूज करते हैं. साथ में एडिबल ऑयल 40 to 45% एडिबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंडनट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एडिबल ऑयल्स आउट देयर. तो एडिबल ऑयल के लिए भी इट इज यूज्ड. इसके बाद ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ग्राउंडनट केक बच जाता है दैट इज एन एक्सीलेंट एनिमल फीड या फिर लाइफ स्टॉक फीड. जो हर्ब्स होते हैं, ड्राइड प्लांट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फॉडर. अदर देन दैट जो शेल्स होती है ना ग्राउंडनट की, मतलब मूंगफली के जो छिलके होते हैं, उनको एज अ पैकिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है. तो दीज आर ऑल द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप इन जनरल एंड इट इज मोस्ट वाइडली नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ जियोकार्पिक नेचर. ठीक है, अब हम समझेंगे क्या होता है जियोकार्पिक नेचर. तो बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ है सदर्न अमेरिका से, ब्राजील रीजन स्पेसिफिकली हम मानते हैं कि इसका ओरिजिन है. और ओरिजिनेट होने के बाद पोर्टुगीज ट्रेडर्स इसको इंडिया में लेकर आए और इंडिया में आने के बाद इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ग्राउंडनट. ठीक है, इंडिया में आया बाहर से, लेकिन हम इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हैं एट करेंट टाइम. तो ये पूरे वर्ल्ड में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये कंप्लीटली फैला हुआ है. एशिया, इंडिया, यूएसए, नाइजीरिया, ये पूरे रीजन्स में फैला हुआ है. तो जो आपका ग्राउंडनट होता है ना, ये दो टाइप का होता है एक्चुअली. देखो, एक होता है आपका इरेक्ट बंची टाइप और एक होता है स्प्रेडिंग टाइप. तो जो आपकी इरेक्ट है, बंची टाइप है, वो मतलब कि उसके जो पेग्स होते हैं वो आपके बेस के पास, मेन स्टेम के पास फॉर्म होते हैं, इसलिए वो बंच फॉर्म करता है. तो उसको हम लोग कह देते हैं बंची टाइप. ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं. ये बंची टाइप है और एक होता है आपका स्प्रेडिंग टाइप, जिसमें वो दूर दूर जाके उसके जो पेग्स हैं वो फॉर्म होते हैं, तो वो फैला हुआ रहता है. तो इसे फैलना है तो ऐसे याद रखो कि क्योंकि इसको फैलना है तो इसको थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन भी चाहिए और ज्यादा इनपुट भी रिक्वायर्ड है, तो इसको इरिगेशन भी चाहिए. जो आपका बंची टाइप है, जिसको ज्यादा दूर जाना नहीं है, ज्यादा दूर फैलना नहीं है, वो रेन फ्लड कंडीशन में भी आप लगा सकते हो. ये क्रॉप इन जनरल बहुत कम पानी रिक्वायर करती है, मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट 600 to 1000 mm ओनली. लेकिन अगर आप लगा रही हो बंची टाइप, तो बंची टाइप के अंदर वेराइटीज आ जाती है आपकी स्पेनिश एंड वेलेंशिया. और ये जो अगर आप बंची टाइप अगर आप इसको लगा रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा पानी वानी देने की जरूरत नहीं है, रेन फेड कंडीशन में भी लगा सकते हो. एंड इट इज शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप 90 to 110 days. लेकिन जब हम स्प्रेडिंग टाइप की बात करें, जिसके अंदर वर्जीनिया वेराइटीज आ जाती हैं, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो आपके पॉड्स होते हैं वो मेन स्टेम से थोड़ा दूर फॉर्म हो रहे हैं, तो उनको पानी भी चाहिए है एंड उनको थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन भी चाहिए. 130 to 150 डेज का ड्यूरेशन इन्हें चाहिए होता है. अब हम बात करें इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की. बहुत सिंपल क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए. फ्रॉस्ट, वाटर लॉगिंग वगैरह हम टॉलरेट नहीं कर सकते. वाटर रिक्वायरमेंट इज आल्सो वेरी मिनिमल, 600 to 1000 mm इज इनफ. बस एक चीज है जो क्रिटिकली रिक्वायर्ड है, दैट इज ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग पेगिंग एंड फ्लावरिंग, जो कि यील्ड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. पेगिंग एक ऐसा प्रोसेस है और फ्लावरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पौधे में चल रही होती है. तो उस समय उसको ब्राइट हाई इंटेंसिटी सनलाइट की जरूरत होती है. उस समय उसको ये चीजें क्रिटिकली चाहिए. बस इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ये एक यूनिक फैक्टर है जो हमको ध्यान में रखना है. अदर देन दैट अगर हम बात करते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट की, तो खुद सोच के देखो इसके जो पेग्स हैं वो कहाँ डेवलप हो रहे हैं, आपकी जमीन के नीचे, मतलब आपकी सॉइल के अंदर पॉट डेवलपमेंट होने वाली है. तो आप क्या इसको क्लेई सॉइल में लगा सकते हो? मान लो क्लेई सॉइल में लगा दिए और पानी अगर सूख गया तो हार्ड हो जाएगा, तो अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी? नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसीलिए अपने दिमाग से सोचते हुए हम इसको लगाते हैं लाइट एरेटेड, वेल एरेटेड, लाइट टेक्सचर्ड सॉइल में, लाइक सैंडी लोम या लोमी सैंड सॉइल सबसे बेस्ट होता है इसको लगाने के लिए, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पानी ऐसे भी, इट इज नॉट आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ वाटर, बट व्हाट इट रिक्वायर्स इज प्रॉपर एरेशन अराउंड द रूट जोन. वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी होती है. तो सैंडी लोम या लोमी सैंड इज द बेस्ट ऑप्शन अगर हम लोग ग्राउंडनट लगाने जा रहे हैं. तो अब हम बात करते हैं सीड एंड सोइंग की. तो आपको सीड जब आप ले रहे हो, मेक श्योर यू टेक a seed which is like over 85% of germination percent. हेल्दी सीड्स का हमें यूज करना है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमें, देखो मूंगफली हमने सबने खाई है, मूंगफली का जो शेल होता है जब हम उसको छिलके से हटाते हैं, जो कर्नल्स ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम शेलिंग कहते हैं. शेलिंग जो है वो
अपने सीड की बुआई करने से जस्ट पहले करनी चाहिए। अगर आप मान लो कि छिलके से अपने कर्नल्स को सेपरेट करके रख दोगे और उसके बाद फिर आप उसको कुछ टाइम के बाद उसको आप जाके बीजों की बुआई करोगे तो वो चीज उसकी वायबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है सीड आपका वायबिलिटी के फॉर्म पे। तो वो नहीं करना होता, वेट नहीं करना है हमको, हमने छीला और हम उसको डायरेक्टली क्या करते हैं ले जा करके अपने फील्ड में सोइंग उसकी कर देते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए सेम सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लेग्यूमिनस क्रॉप, तो राइजोबियम के कल्चर से इसको आप ट्रीट करोगे। पहले फंजीसाइड लगा दो, कैप्टान, थिरम जो भी, एंड इसके बाद अगर इंसेक्ट प्रोन एरिया में लगा रहे हो तो फिर इमिडाक्लोप्रिड या किसी इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीट कर दो। फाइनली इसके अप्रोप्रिएट फंजीसाइड आपके राइजोबियम स्ट्रेन से इसे ट्रीट करके हम इसे ले जाकर के फील्ड में सो कर देते। तो फील्ड प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, 2-3 फ्लोइंग करेंगे हम और उसके बाद ले जा। बस इसमें फील्ड प्रिपरेशन में भी एक चीज आपको याद में रखनी है कि जो डेप्थ ऑफ सोइंग होती है वो 5 से 8 सेंटीमीटर ही है। बहुत शैलो सोइंग कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा डीप सोइंग इसकी नहीं की जाती है, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं होता है। तो एकदम 5 से 8 सेंटीमीटर से ज्यादा डीप हमको जाना ही नहीं है। या तो आप डिबलिंग का यूज कर सकते हो या तो लाइन सोइंग से सिंपली हम इसकी सोइंग कर सकते हैं। सोइंग बहुत सिंपल है इसकी, ठीक है। फिर वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट एकदम एग्जैक्टली जैसे हमने पल्सेस में किया था वैसा ही है, कुछ है नहीं ज्यादा। अगर आप स्प्रेडिंग टाइप लगा रहे हो तो आपको इरिगेशन करनी पड़ेगी, जो कि 3 क्रिटिकल स्टेजेस है इसमें। एक होता है आपका फ्लावरिंग, दूसरा होता है आपका पेगिंग और तीसरा होता है पॉड फिलिंग। इन 3 क्रिटिकल स्टेजेस में आपको इसको पानी अप्लाई करने की जरूरत है। वीड मैनेजमेंट का क्रिटिकल स्टेज 20 से 45 दिन का है, तो वीड मैनेजमेंट में भी 20 डेज पे और 40 डेज पे 2 बार हैंड वीडिंग कर दोगे। इसके बाद प्री इमरजेंस में पेंडिमेथिलिन, पोस्ट इमरजेंस में बेसिलिन आप हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस चैप्टर का जो हाईलाइट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का वो है इसमें किए जाने वाले ऑपरेशन। सबसे पहले आप समझो कि पेगिंग क्या होता है। ये जो चीज इसमें हो रही है, पॉट डेवलपमेंट जाके सॉइल के अंदर हो रही है, पहले ये समझो ये क्या फिनोमेना है। देखो इसके केस में होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, मतलब जाइगोट जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम गाइनोफोर कहते हैं, जो कि पेग होता है, जो कि धीरे से जा करके आपके सॉइल के नीचे चला जाता है और सॉइल के नीचे जाकर के वो पॉड्स को डेवलप करता है, जिसी को हम पेगिंग कहते हैं। तो जो इसके हार्वेस्टिंग होती है सॉइल के अंदर से हमको करनी पड़ती है। अब 2 चीजें होती है, एक होता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब है जब आपका पौधा ड्राई हो चुका है उससे आपके ग्राउंडनट को निकालना, एक एक पॉड को रिमूव करना, उसे हम स्ट्रिपिंग कहते हैं। और जब एक पॉड के अंदर से आप एक एक कर्नल को निकाल रहे हो तो उसको हम शेलिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरकल्चर ऑपरेशन जो हम लोग ग्राउंडनट में करते हैं दैट इज अर्दिंग अप, या फिर इसको आप कह सकते हो मिट्टी चढ़ाना, जो कि इसेंशियली 30 to 40 डेज आफ्टर सोइंग की जाती है। इससे ज्यादा लेट इसमें आपको नहीं करना है। टाइम पीरियड है इसका, क्यों है देखो, एक्चुअली में आप अर्दिंग अप में कर क्या रहे हो। सबसे पहले हम एक पौधे के आसपास की सॉइल को लूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लूज की हुई मिट्टी को चढ़ा देते हैं जिससे कि पौधा गिरे नहीं। तो इससे हो क्या रहा है, देखो आसपास की मिट्टी को लूज कर दिया तो सॉइल वेल एरेटेड हो गया, तो पेग डेवलपमेंट अच्छे से होगा। फिर आपने उसको ढक दिया तो जो पेग है, जो उसका फ्रूट है, पॉड है, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में भी नहीं आ रहा है, तो इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव होती है, ठीक है, ओवरऑल यील्ड इंप्रूव होता है। तो ये एक और इंटरकल्चर ऑपरेशन है जो हम लोग करते हैं। फाइनली जब लीव्स येलो होने लगेंगी, जब ये झड़ने लगती है पत्तियां, तब आपको समझ जाना है कि आपका जो पौधा है वो मैच्योर हो चुका है और उसको हम लोग अब फाइनली हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉड्स के इनर सरफेस में डार्क वेन्स देखने को मिलती है, विच इज अगेन अनदर मैच्योरिटी इंडाइसेस। इसके अलावा जो आपके कर्नल्स है उससे भी आप पता कर सकते हो फुल्ली डेवलप हो गए, हार्ड हो गए, मतलब कि आप उसका हार्वेस्टिंग अब हमको कर लेना चाहिए। तो या तो प्लांट्स को अप्रूट कर दिया जाता है, तो डिगर की मदद से आसपास की सॉइल को हटा करके हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। एस्टिमेटेड यील्ड, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पे पूछा हुआ है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। रेनफेड कंडीशन में 1.2 से 1.5 टन पर हेक्टेयर एंड इरिगेटेड कंडीशन में 2 से 2.5 टन पर हेक्टेयर। तो इसके अंदर आपको मेन फीचर्स याद क्या क्या चीजें रखनी है। पहला तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में ब्राइट सन, बाकी सब तो ठीक है, ब्राइट सनलाइट लेकिन इसको चाहिए ही चाहिए। कब कब चाहिए, एक पेगिंग के टाइम पे, एक फ्लावर डेवलपमेंट के, पॉट डेवलपमेंट के टाइम पे। ये एक चीज हो गई। दूसरा आपको फीचर याद रखना है कि इसके टाइप्स, 2 टाइप मैंने जो बताया,
दो टाइप के ये होते हैं, एक तो इरेक्ट टाइप बंची टाइप और एक होता है स्प्रेडिंग टाइप। बंची टाइप में आपका वेलेंसिया स्पेनिश और जो आपका स्प्रेडिंग टाइप है उसमें वर्जीनिया टाइप आ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली सिमिलर, बस वाटर रिक्वायरमेंट 600 to 1000 mm होती है। सॉइल के लिए हम लोग सैंडी लोम या लोमी सैंड सॉइल का यूज करें। इसके साथ साथ व्हाट इज पेगिंग, what is stripping, what is shelling and why we do earthing up, what is earthing up, these are some of the important things जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आई होप समझ में आया होगा। that is how we do successful cultivation of groundnut।